कोई बात बोले तो समझ में आती कि पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश ने चुन के भेजा है, अगर प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्द बोले तो वो बहुत अशोभनीय, बहुत अशोभ। और प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का है। इनकी जो लोग देख रहे हैं आज, इनके जो हालात देख रहे हैं आज, मैंने वो देखा नहीं, मैं वो आज मेरे स्पेशल मन इधर टीवी देखे, टीवी पे आज 5 से 6 बजे तक कोई उन्होंने, मैं उसके बाद उसको कोई प्रतिक्रिया भी नहीं ली है, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर आपको मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी। मन की बात आज थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने कही है। अब इन्होंने 5 साल और 2 साल 7 साल मन की बात करते हो गए, अभी जनता के मन की बात तो सुने, जनता के तो मन की बात सुने, अपने मन की बात कहने से क्या होगा। बिल्कुल। और इस बार तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में कहीं एक आध बार दिखाई दी, नहीं तो दिखाई नहीं दी। आज जब कोरोना थोड़ा सा स्थिति ठीक हुई है तो आज दोबारा से मन की बात कहने के लिए आपके बीच में अपना संदेश देने के लिए आए। अब जब कोरोना की स्थिति और ठीक होगी तो उसका श्रेय लेने के लिए देखना किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी में, इसके मंत्रियों में, प्रधानमंत्री और सारे इसके लॉबी के अंदर किस तरह की होड़ मचेगी कि हमने इस कोरोना को कंट्रोल किया, हमने ये किया, हमने वो किया। जबकि इस देश ने देखा कि इस कोरोना के अंदर इन लोगों ने क्या किया, ये कोरोना देने के अंदर, फैलाने के अंदर इनका योगदान गई है। कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों जान नहीं गई, इन लोगों की हत्या हुई। ये जान, मेरा मानना है कि जान प्रेम सिंह जी कोरोना ने नहीं ली, ये जो लोगों की जान गई है, ये लोगों की सीधे सीधे हत्या हुई, शासन ने, ये शासन और प्रशासन और सरकार की वजह से हुई। देखिए मैं आपके साथ लंबा हो जाएगा, छोटी सी बात के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। कोरोना जब पिछली बार आया तो हम सब ने ये मान लिया था कि भाई ये बीमारी है, महामारी है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देश के सामने उस समय संसाधनों की कमी थी, तो क्या कर सकते थे, एकदम से कोई सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं था, किसी को नहीं पता था इसे कोई बड़ी महामारी आएगी। लेकिन आज तो कोरोना ने पूरा 1 साल दे दिया था, पिछले मार्च से लेकर दूसरा मार्च आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिली पूरे देश के अंदर। उनसे कोई पूछे कि इन्होंने कितने ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए, इन्होंने कितने रेमडेसिविर, तो दूसरे देश भेज दिए गए आज वैक्सीन के लिए। अब वैक्सीन को भूल रहे थे, आज वैक्सीन के लिए मारामारी है। पहले ये संदेश चलाते हैं हर आदमी वैक्सीन लगवाए, आज हर आदमी रजिस्ट्रेशन करा के बैठा है, सेंटर्स के चक्कर लगा रहा है, कभी कह देते हैं ऑनलाइन हो, कभी कहते हैं ऑफलाइन हो। आज वैक्सीन नहीं मिल रही लोगों को। आज किसी जिले को रोज 100 वैक्सीन मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है, किसी को 200 मिलती है तो किसी को 50 का कोटा मिलता है। आज उनके पास लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। थोड़े दिन पहले उन्होंने भाव लूटने के लिए वैक्सीन अपने दूसरे देशों को भेज दी। रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन में लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये, जो हमें खबरों में सुनने को मिला आपके माध्यम से, 50-50 हज़ार रुपये लोगों ने ब्लैक मार्केट से खरीदा। ब्लैक मार्केट पर कंट्रोल कौन करेगा, सरकार करेगी, मेरे और आपके हाथ में तो नहीं। लेकिन लोगों ने अपने मरीज की, अपने परिजन की जान बचाने के लिए खरीदना पड़ा। लेकिन वो सरकार ने क्या व्यवस्था की, अपने रेमडेसिविर बाहर भेज दी। आज सरकार ने की पूरी तरह फ्लॉप रही है, इस सरकार की वजह से इन लोगों की जान गई। इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह शासन, प्रशासन और सरकार है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद में हम आपको धन्यवाद करेंगे। भारतीय संविधान का पहली बार उल्लंघन किया गया। जब हम जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तो भारत गांव में बसता है, तो गांव में ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधि के बिना इलेक्शन डेट नॉमिनेट हुई है या बिना आचार संहिता लगे सरपंचों का या मेंबर्स का, जो पंचों का जो चार्ज वापस लिया है, ये कहाँ तक लीगल है? देखिए 6 महीने तक ये पंचायतों के पास चार्ज रख सकते थे जी, लेकिन इन्होंने उसके अंदर भी कुछ बड़े घोटाले घपले करने हैं जी। आपने पीछे नगर पालिकाओं में कि वो इसलिए चार्ज सौंपे जाते हैं कि वो फिर प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो चार्ज सिर्फ इस्तीफा ही नहीं, वो किसानों के साथ अग्रणी भूमिका में रहे। जब भी कोई किसान आंदोलन के लिए कोई एजेंडा रहा तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जी। अभी 2 दिन पहले मात्र वो कानून, किसान का जो काला कानून है जी, उसकी प्रतियां जलाने की बात थी, तो हर एक जिले के अंदर कार्यक्रम जी, हर एक जिले के कार्यकर्ताओं ने उस कानून की प्रतियां जलाई। अभी 4 दिन पहले एक किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था, जब किसान के इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हुए थे, इसको हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हर प्रदेश जिला के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर, अपने अपने वाहनों पर काले झंडे लगाए। आपने देखा होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत कभी हरी पगड़ी अपने सर के ऊपर से नहीं उतारी, उन्होंने भी काला कपड़ा पहन करके ये संदेश दिया कि ये काला दिवस है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ तक किसानों की बात है, इस सरकार को पूंजीपति दिखाई देते हैं जी, किसान दिखाई नहीं देता। इस सरकार को अगर दिखाई देते हैं तो धीरू भाई अंबानी और अडानी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति दिखाई देते हैं।
उन पूंजीपतियों के लिए ये काले कानून लेकर आए जी। आज इन काले कानून को यदि निरस्त करते हैं तो पूंजीपति इनसे रुष्ट हो जाता है जी। तो पूंजीपति इनसे नाराज हो जाता है और उनकी पूंजी की व्यवस्था खराब होती है। आज ये धन इकट्ठा करने में सरकार लगी हुई है। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति से लगाव है, एक मध्यम वर्ग से, एक गरीब से, एक किसान से, एक व्यापारी से कोई लगाव नहीं। अगर मैं बात किसान की करूँ तो किसान 6 महीने कुछ दिन हो गए उसको एजुकेशन में बैठे हुए, इतना लंबा एजुकेशन शायद ही कोई चला हो। सच्चाई आप मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब सारे देश का किसान चाह रहा है कि कानून लागू नहीं हो तो सरकार को ऐसी क्या चीज़ है कि हम इन कानूनों को लागू करेंगे जब सारे देश का किसान नहीं चाह रहा। लेकिन इनको किसानों की परवाह नहीं। आपने जो शहीद का नाम दिया वो बिल्कुल सही बात है। वो किसान सही मायने में उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो शहीद हुए और उसकी दोषी भी है सरकार है जिसके काले कानूनों को उन्होंने निरस्त नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो शहीद हुए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस सरकार की जितनी भ्रष्टाचार की है मेरे हिसाब से उतनी कम। और आने वाला समय बताएगा प्रेम जी, इलेक्शन दूर नहीं है, समय को जाते हुए देर नहीं लगती। ये समय का चक्र है। जब अगला इलेक्शन आएगा तो इस देश और प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी का, और प्रदेश में तो अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, तो थोड़ी देर पहले आपने सवाल भी किया था कि दुष्यंत जी संसद के अंदर ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, उस टाइम वो इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा थे। आज वो उस परिवार से अलग हो चुके हैं। आज वो जननायक जनता पार्टी अपनी एक नई पार्टी बना के भाजपा के साथ मिलकर इन काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके हालात बहुत जल्दी, जब इलेक्शन 2 साल 3 साल हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, जब इलेक्शन होगा तो जनता भूलेगी नहीं। जनता का जवाब होता है इलेक्शन के अंदर। अभी डॉक्टर साहब माफ करना, मैं आपको रोकना चाहूँगा आपको। पश्चिमी बंगाल में दीदी को हराने के लिए जो हथकंडे नहीं अपनाए थे वो अपना लिए, नहीं हरा सके। हम उत्तर प्रदेश की पंचायती राज चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पर हथकंडे अपना लिए, वहाँ पर भी सूपड़ा साफ हो गया। पंजाब में निकाय चुनाव हुए, वहाँ पर भी पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया। सेम वाराणसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन हुआ वहाँ पर भी ABVP की बुरी तरह से हार हुई। तो हरियाणा में तो 2024 में फिर यहाँ तो कहानी खराब हो जाएगी। हरियाणा में तो पीछे भी इन्होंने नारा देके लोगों को भ्रमित करके सरकार बनाई, जोड़ तोड़ की सरकार। 75 पार का नारा दिया, लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और लोगों ने इनको वोट डाल दिया। कुछ इनके पास दूसरे भी ऐसे एजेंडे होते हैं। जब इलेक्शन आता है तो इनके पास हिंदू मुस्लिम के एजेंडे होते हैं। जब इलेक्शन आता है तो इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के एजेंडे पर ये लोग काम करते हैं और उस एजेंडे के तहत ये इस देश के निवासियों को बरगलाने का काम करते हैं, जिसके तहत ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब लोग इनके एजेंडों को समझने लगे। अब लोगों को जानकारी होगी कि ये इलेक्शन में कुचक्कर रचते हैं और उस कुचक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। आने वाले समय जैसा आपने पीछे बताया कि 2-3 स्टेट्स के इलेक्शन, 4 स्टेट के इलेक्शन रहे, चाहे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन रहे, चाहे पंचायत में इलेक्शन रहे, इनको मुंह की खानी पड़ रही है। अब आपको फिर 2022 में 4-5 स्टेटों के इलेक्शन, उस पर हालात आपके सामने होंगे। आने वाले टाइम में जनता इनको घरों में नहीं घुसने देगी, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आप जो बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऐसे वर्ड शोभनीय? ए दीदी, ओ दीदी, ये क्या वर्ड है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सबसे गरिमामय पद के ऊपर बैठे हैं। आप प्रधानमंत्री उस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप इस देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री।